हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएलवी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो एवरीवन इज फाइन। सो द टारगेट इज 13th of December। ओके, तो हम लोगों ने पीवाई क्यूज देखे थे और देखा था किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में पूछे गए हैं। आज सोचा कि एक ना प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं जिसके अंदर आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप लोग एक बार देखिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। यहाँ पे जो सिर्फ आपके प्रीवियस हमने पीवाई क्यूज में जो टॉपिक देखे सिर्फ वही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेट हो जाता है कि जो डिफरेंस है दो बॉडीज के बीच में उनके टेम्परेचर में, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है। अब इस बात को, क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझिएगा कि हमारे पास ये एक बॉडी है ए जिसका मान लीजिए टेम्परेचर है x डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दूसरी बॉडी है बी जिसका जो टेम्परेचर है वो है x+30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर जो है, ताप का अंतर, वो कितना है, कितना तापमान में अंतर है। तो देखिए, आप इसको चाहे तो बेसिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। वो कौन सा था कि आप डिग्री सेल्सियस बराबर 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32, एक मिनट, ये उल्टा लिखा है हमने, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन का तरीका होता है कि पहले इस डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में करो, फिर इस डिग्री सेल्सियस को इस डिग्री फ़ारेनहाइट में करो, और उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा आप उसको निकाल लो। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास एक डायरेक्ट शॉर्टकट रहता है कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, उसको अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस को कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, जो भी यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है ना, उस टेम्परेचर डिफरेंस को, ये जो हमारा नंबर है जो यहाँ एक्चुअल में कुछ ना कुछ डिग्री सेल्सियस में चेंजेस लेके आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे बस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये। अगर आपने ऐसा कर दिया तो बस आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर चेंज है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए, डिग्री मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा, 9/5 इंटू 30 डिग्री सेल्सियस। 5 6 30, 9 6 54, यानी कि 54 डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क आएगा दोनों बॉडीज के बीच में। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला हम लोगों को क्या लगाना है, डायरेक्ट डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो जो भी हमारा 9/5 का डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है डिफरेंस, उसको आपको क्या कर लेना है, चेंज कर देना है, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला। और अगर उल्टा आ जाए, कैसे कि डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस और आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तब क्या करोगे, तब 5/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे उस टेम्परेचर डिफरेंस को, ठीक है। सिंपल, ध्यान रखना, लेकिन ये ध्यान रखना जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे इस बॉडी का मान लीजिए टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस और इसका कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कह दोगे 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा आ जाता है अब आपका क्वेश्चन कि फेम्टो का मतलब क्या होता है। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ देखो, फेम्टो जो होता है वो 10⁻⁻15 होता है। एनीथिंग, जैसे मान लीजिए हम मीटर्स में निकाल रहे हैं, तो एक फेम्टोमीटर का मतलब क्या होगा, या एक फेम्टो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक है। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -15। अच्छा, बाकी पावर्स भी याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे निमोनिक क्या है कि द ग्रेट माइटी किंग हेक्टर डाइड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है भाई, बहुत माइटी किंग था, बहुत बिग किंग था, महान राजा था, ठीक है, किंग हेक्टर जिसका नाम था, ओके, वो मर गया अनएक्सपेक्टेडली। कैसे, ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मंडे नाइट पिक्चर्स। भैया रात में क्या मतलब, मंडे की नाइट में क्या कर रहा था, चॉकलेट मिल्क पी रहा था, उसको पीते पीते मर गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, द का मतलब हो जाता है टेरा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको याद करने का, टी से टेरा हो जाता है 10⁻12 हो जाएगा ये, ठीक है। ग्रेड्स में गीगा हो जाता है, ठीक है, जिसको सिंबल है कैपिटल जी, 10⁻9। मेगा एम, कैपिटल एम होता है, ठीक है, 10⁻6। किलो में स्मॉल के से रिप्रेजेंट होता है 10⁻3, मतलब हजार जो होता है ना, दैट इज किलो। फिर हेक्टो जो होता है स्मॉल एच से शो करते हैं 10⁻2। डेका जो है DECA या DEK दोनों लिखा जाता है, DA से शो करते हैं इसको 10⁻1। फिर यूनिट में आप मीटर ले सकते हो, लीटर ले सकते हो, ग्राम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और ये जो ऊपर आप सिंबल देख रहे हो या ये प्रीफिक्स देख रहे हो ना, जैसे डेकामीटर हो गया, डेका लीटर हो गया, डेका ग्राम हो गया, ऐसे इसको लगाया जाता है। फिर अब देखो, ये तो हो गया 10 की पावर
पॉजिटिव में आ रही है। अब 10 की पावर अगर नेगेटिव में आएंगी तो 10 की पावर -1 हो जाता है डेसी, है ना, डेसीमीटर, डेसीबेल, वर्ड्स जो आप पढ़ते हो वो यहीं से आ जाता है। सेंटी, सेंटी क्या हो जाएगा, स्मॉल सी 10 की पावर -2 हो जाता है। मिली जो है वो स्मॉल m हो जाता है 10 की पावर -3। माइक्रो हो जाएगा 10 की पावर -6। नैनो हो जाएगा स्मॉल n 10 की पावर -9, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पीको हो जाता है 10 की पावर -12 और फिर फेम्टो हो जाता है 10 की पावर -15। ठीक है, 10 की पावर -15 में हो जाता है फेम्टो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है अब आपका, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग मेजर्स द सेम क्वांटिटी एज दैट इज मेजर्ड बाय एसआई यूनिट पास्कल। कौन सी ऐसी चीज है जो उसी चीज को मेजर करती है, उसी फिजिकल क्वांटिटी या राशि को मापती है जिसको पास्कल मापता है। अब सोचिए जो पास्कल है वो किस चीज की इकाई होती है, क्या ये आपकी पावर की इकाई होती है, कहोगे नहीं मैम पावर तो जो है वो वॉट की इकाई होती है। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं, क्या ये टॉर जो होता है ये आपकी प्रेशर की इकाई होती है, तो क्या ये टॉर की इकाई है। अच्छा एक चीज देखिए कि जो पास्कल हो जाता है ना, ये हमेशा प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है तो जो पास्कल है अगर वो प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे जो टॉर होगा, ठीक, वो भी किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी आपका प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो टॉर इसका आंसर हो सकता है। लेकिन देखिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि ये भी है, नन ऑफ द अबव या वाला। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है न्यूटन। न्यूटन क्या है, कैपिटल एन से इसको शो किया जाता है। ये आपका किस चीज को मापने के लिए है, किसी भी प्रकार का फोर्स जो होगा उसको मापने के लिए आप न्यूटन का इस्तेमाल करते हो। और जो आपका वजन है ना, वेट, दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ फोर्स जो आप अर्थ के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो वैसे आपका एक्चुअली जो वजन होता है, वेट जो होता है वो न्यूटन में ही मापा जाता है, और जो आपका मास है वो किलोग्राम में आता है। ठीक, फिर वर्क की यूनिट क्या हो जाती है, जूल हो जाती है। ठीक, तो अब अगर इसमें से देखो, इनमें से पावर की यूनिट सिर्फ प्रेशर की यूनिट सिर्फ और सिर्फ टॉर है, और पास्कल भी क्या है, प्रेशर की यूनिट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा ये कन्वर्जन यूनिट्स का अगला पेज यहाँ आ गया है। तो 10 की पावर 15 पेटा होता है, 10 की पावर 18 एक्सा होता है, 10 की पावर 21 जेटा होता है, 10 की पावर 24 योटा। अच्छा 10 की पावर -15 आपका फेम्टो होता है या फर्मी से भी मापा जाता है। 10 की पावर -18 ऑटो, 10 की पावर -21 आपका जेप्टो, और 10 की पावर -24 आपका योटो हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उसमें कुछ ऐसे फोर्सेस थे जो आपके अप्लाई हो रहे थे। तो इनमें से ऐसा कौन सा फोर्स है जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में आर ए मिलिकन ने कंसिडर नहीं किया था। देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ये आपका किस चीज के लिए है, ये आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ये इस्तेमाल, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, एक कांच का हमारे पास एक सेटअप था जिसके अंदर मैंने दो चार्ज प्लेट्स ली थी। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के बीच में एक छोटा सा छेद था। एक ऑयल स्ट्रेनर की मदद से हमने क्या किया था, ऑयल ड्रॉपलेट्स को यहाँ से चलाया था, और यहाँ सर्किट के माध्यम से जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी तो यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप्स थे ना, ये चार्ज हो जाते थे, और इसके थ्रू हमने क्या किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज था उसको मापा था। ये एक्सपेरिमेंट RM मिलिकन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब देखो तेल है, उसमें चिपचिपाहट होगी, है ना, तो इसका मतलब विस्कस फोर्सेस पे लग रहा होगा डेफिनेटली। दूसरा देखो, क्या यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रही होगी, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर भाई ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, ग्रेविटी तो काम कर ही रही होगी, तो यस गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे था। फिर यहाँ क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपने अगर एक बात सुनी हो, यहाँ पे हमने सर्किट चालू करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, भैया इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स आया, और साथ साथ यहाँ से चार्ज्ड पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और अगर किसी में भी चार्ज्ड पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है, तो इस वजह से स्थिर विद्युत बल भी होगा। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, कहीं यहाँ पे मैग्नेटिज्म आपको आता हुआ दिखाई देगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस तरीके का पार्ट नहीं है ना जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करे, तो इस वजह से डी जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स इस एक्सपेरिमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि मैम ये जो हमारे सब एटमिक पार्टिकल्स हैं कौन कौन से, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। हमारे पास देखिए सब एटमिक पार्टिकल्स 3 तरीके के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है,
प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है आपका ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ओके, उदासीन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपके न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए तो इसको चार्जलेस पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और ये लाइटेस्ट सब एटमिक पार्टिकल है, सबसे हल्का यही है। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, इसका भार हो जाता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और प्रोटॉन से भी भारी कौन है, न्यूट्रॉन। देखिए 1.674 हो गया ना इसका वैल्यू, तो ये क्या है, हैवीएस्ट पार्टिकल है। अब कहोगे लेकिन मैडम ये तो 9.1 था, बेटा साइड में यहाँ पे पावर भी देख लीजिए, 10⁻31, ये 10⁻27, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। चलिए ईयर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने खोजा था, जे थॉमसन ने 1897 में खोजा था। प्रोटॉन की खोज हो गई थी 1886 में यूगन गोल्डस्टीन के द्वारा, लेकिन इसका नामकरण आगे चल के अर्न्स्ट रदरफोर्ड करते हैं। 1932 में जेम्स चैडविक ने खोजा था न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू खोजा गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। प्रोटॉन कैसे खोजा गया, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और न्यूट्रॉन जो था उसके लिए हमने बेरिलियम की शीट्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैथोड रेज जो है वो किस चीज की बीम होती है, तो कैथोड रेज आर बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रे ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है उसी को हम कैथोड रेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो पोलियो क्या है, ये आपका पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण फैलने वाला रोग है, ठीक है, जिसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स होंगे, जो सॉरी पार्टिकल्स नहीं, जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली जो आपके लिम्स होते हैं, हाथ और पैर जो होंगे, वो यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। अब वायरस से होने वाले सारे डिजीज कैसे याद रखेंगे, एक कोड याद करना है बस सिंपल सा, कौन सा, वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार पीछे छोड़ गई, तो वो से वायरस हो गया, जिद्दी से जीका, रे से हो गया रुबेला, ख से हो गया मीजल्स या खसरा, ओके। फिर हो जाता है ह से हो जाता है हर्पीस, मे से हो जाता है मेनिंजाइटिस, जो आपके दिमाग की बीमारी है, दिमाग की जो मेनिंजिस की लेयर है उसके ऊपर ये वायरस अटैक करता है। फिर हिट करके हो जाता है हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस आपके होते हैं वो आपके वायरल डिजीज हैं, ओके। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार का है, ओके, और इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है करके से कोरोना फैमिली से होने वाले डिजीज आप देख लीजिए। कोरोना हो गया पहला तो कोविड-19, दूसरा आ जाता है सार्स, ठीक है, तीसरा हो जाता है मर्स। अब अगर हम यहाँ पे देखें, तीनों ही क्या है, कोरोना से होने वाले, कोरोना की वजह से होने वाले रोग हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, तीनों ही कोरोना से होने वाले रोग हो जाते हैं, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये तीनों क्या है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं, आपके लंग्स को इफेक्ट करने वाले हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ए से हो जाता है एड्स, क से हो जाता है कॉमन कोल्ड, यानी कि सन्ना जो आम तौर पे सर्दी जुकाम हो जाता है ना वो है। बा से हो जाता है स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता, ध्यान रखना स्मॉल पॉक्स बड़ी माता है और चिकन पॉक्स छोटी माता कहते हैं हिंदी में। र से हो जाता है रेबीज, यही से हो जाता है येलो फीवर, पी से हो जाता है पोलियो, छे से हो जाता है चिकनगुनिया, ठीक है, छोड़ से हो जाएगा चिकन पॉक्स या छोटी माता, ओके। ड से हो जाता है डेंगू, और ग से हो जाता है गलसोंद, पेरिटाइटिस या आपका मम्प्स, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है ई से हो जाता है इबोला या इन्फ्लुएंजा। तो ये ही आपके वायरसेस से होने वाले रोग हैं जो आपके पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट आइंस्टेंटिनियम। तो अब आइंस्टेंटिनियम नाम से कैसा लग रहा है कि भाई ये जो आपका आइंस्टेंटिनियम है ये आपका कहाँ से लिया गया है, आइंस्टीन के नाम पे ये आपका वो लिया गया है, एलिमेंट लिया गया है। इसका जो सिंबल हो जाता है वो क्या है, ES है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 99 हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए ये वाला जो आपका पदार्थ है ये किसके नाम पे है या इसका एटॉमिक नंबर क्या है,
ठीक है, तो दिस इज योर लिस्ट। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर आप लोगों को अक्सर जब हम ये लास्ट वाला जो ये देखो, ये आपके एक्टिनॉइड्स हैं ब्लॉक के, सॉरी लेंथेनॉइड्स है, लेंथेनॉइड्स, और जो नीचे वाले 14 एलिमेंट्स है ये आपके एक्टिनॉइड्स कहते हैं। इनको याद कैसे करना है, देखो, थापा यू नापा पुराने आम कम बेको, सिर्फ इस नंबर से सिर्फ इस फरमान से मोदी का नंबर लगेगा। ठीक है भाई, मोदी जी तो याद ही रहेंगे ना सबको, तो बस ऐसे ही करके याद रखना है, थापा यू नापा पुराने आम कम्बे को, सिर्फ इस फरमान से मोदी का नंबर लगेगा। अब थापा जो है वो 90 से शुरू हुआ, ठीक है, 90 जो है वो आपका थोरियम हो जाता है, और फिर उसके बाद आप 14 नंबर एक्सटेंड कर लीजिए, 90 में आपने 14 और एलिमेंट्स जोड़े, आप 103 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 90 से स्टार्ट करके। तो अब बस थापा यू नापा 4 हो गए, पुराने आम कम बेको, ठीक, सिर्फ इस, तो अब आप यहाँ पे देखोगे आपका 10वां एलिमेंट पड़ जाता है, 10वें एलिमेंट का नंबर क्या हो गया, 99। तो आई थिंक अगर एक्टिनॉइड में कोई भी एक्टिनॉइड आपसे पूछ लिया जाए आप बता पाओगे। ठीक है, चलिए अब आ जाता है आपका ये इंस्टेंटेनियम का सिंबल है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, पावर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डैश। अब देखो हमें क्या बताना है यहाँ पे, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी आपकी वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर जो पावर लग रही है, ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देखो हमको किसके साथ यहाँ पे रिलेशन लेके आना है, तो हमको रिलेशन यहाँ लेके आना है फोर्स के साथ, पावर बराबर फोर्स इनटू व्हाट, फोर्स इनटू डैश। अब देखो एक होता है पावर का फॉर्मूला क्या, वर्क अपॉन टाइम, है ना, हाँ कि ना, कहोगे यस मैम, डेफिनेटली पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, वर्क अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम इसको फोर्स के साथ लेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा, पावर का फॉर्मूला रहता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब पावर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, पावर का फॉर्मूला बताया वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वर्क की जगह अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो ये हो जाएगा एफ एस अपॉन टी, एस अपॉन टी क्या हो जाता है, एस अपॉन टी हो जाता है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा एफ इनटू वी। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी ये क्या हो जाता है आपका पावर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, बस ये सिंपल ध्यान रखना है, पावर का फॉर्मूला वर्क इनटू टाइम, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर होता है। ओके पावर की ऐसा यूनिट वॉट हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 ऑसिलेशंस कर रहा है आपका 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी किलोहर्ट्ज में। ठीक है, कितने ऑसिलेशंस कर रहा है, 10 ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ रिपीटिशंस 10 है, टाइम कितना ले रहा है, 1 सेकेंड का ले रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है किलोहर्ट्ज में, तो किलोहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भैया, फ्रीक्वेंसी होता है आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे आपके कितने ऑसिलेशंस हैं, आपके ऑसिलेशंस हैं बच्चे 10, और यहाँ पे कितने सेकंड में इसने काम किया, ये 1 सेकेंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनी, 10 हर्ट्ज बनी, लेकिन हमसे किस में पूछा है, किलो हर्ट्ज में पूछा है। तो अब इस 10 किलो हर्ट्ज में 10 हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो सिंपल सी चीज है, छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना है, हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज पे जाना है, मतलब आपको छोटी सीढ़ी से बड़ी सीढ़ी पे जाना है, और जब भी आप छोटी सीढ़ी से बड़ी सीढ़ी पे जाते हो, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मुश्किल काम होता है, सीढ़ी आराम से आप उतर जाते हो, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कौन सा काम आसान होता था, मल्टीप्लिकेशन ना, पहाड़े तो सबने याद कर रखे थे, है ना, तो अब हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना है, तो डिवीजन करना पड़ता है, मुश्किल वाला काम, सीढ़ी चढ़नी है ना, तो बस कितनी बार सीढ़ी चढ़ोगे, तो किलो का मतलब है कितना, एमसीडीएम डीएच के, तो यहाँ पे 3 बार आ जाता है, याद है ना ये सब, यहाँ आप हर्ट्ज पे यहाँ हो और आपको किलो हर्ट्ज तक जाना है, कितनी सीढ़ी चढ़ोगे, एम से डेका तक, डेका से हेक्टा, हेक्टा से किलो, तो 3 बार सीढ़ी चढ़ी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका 10 हर्ट्ज है इसको आप 10 की पावर 3 से डिवाइड करोगे, है ना, यानी कि 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करते ही कितना हो जाएगा, ये आपका 0.01 किलो हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 10 हर्ट्ज किसके बराबर हो जाएगा, 0.01 किलो हर्ट्ज के बराबर आंसर हो जाता है। ठीक है
नेक्स्ट आ जाता है आयरन नेल बिकम्स डैश आफ्टर डिपिंग इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सिंपल केमिस्ट्री, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें आपने एक लोहे की कील को डाल दिया। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, आप फेरस जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, एक्टिविटी सीरीज में अपर आता है ये, ठीक है। तो पावरफुल है। अब ये क्या करेगा, फेरस जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिलीज कर देगा और ये खुद बना लेगा फेरस सल्फेट का सोल्यूशन, और यहाँ पे कॉपर आपका अलग हो जाता है। जैसे कॉपर आपका अलग हो गया, वैसे ही आप क्या देखोगे, वैसे ही आप देखोगे कि जो आयरन की नेल है उसके ऊपर ब्राउनिश कलर हो गया, ठीक है। कैसा, ब्राउनिश कलर आ जाता है। और जो आपका सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा आपका ग्रीनिश, ठीक है। कैसा सोल्यूशन हो जाएगा आपका, ग्रीनिश सोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन वैसे ब्लू होता है, आयरन नेल आपकी ग्रे कलर की होती है, कॉपर आपका ब्राउन कलर का होता है और लास्ट आ जाता है फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये कलर्स पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आपको ये याद रहे। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पे देखो इवन ये कलर के माध्यम से भी आपको बता रखा है, ये कॉपर इसके ऊपर चढ़ गया है, आयरन नेल वैसे ऐसी होती है, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन ग्रीनिश हो गया है। हु इज रेफर्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है, ओके। देखो अब यहाँ पे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जो है ये कहा जाता है अर्नस्ट मेयर को। क्यों, क्योंकि भाई ये इन्होंने ना काफी सारे रिसर्चेस करी हैं किस चीज के बारे में, क्या बोलते हैं, अभी जो हमारे नेचर में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इसकी वजह से ही हम इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कह देते हैं, ओके। तो अर्नस्ट मेयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ कुछ नाम आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि अच्छा हाँ, एक चीज और, ये इवोल्यूशन जो है ना, वो इवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसी के बेसिस पे इन्होंने इवोल्यूशन के लिए ही इन्होंने हमें सारी डिटेल्स जो है वो दी थी। अब नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कुछ दूरी पे काम कर रहा है। तो एक्शन एट अ डिस्टेंस का मतलब हो जाता है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जो ग्रेविटी है ना वो क्या है, वो एक दूरी से ही तो हम पे काम कर रहे हैं भाई। सूरज और चंद्रमा के बीच, सूरज और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है। अगर हम बात करें चंद्रमा और किसके बीच में, अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो क्या एक दूरी से काम कर रहे हैं ना, इसीलिए उनको एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रोकोडाइल्स हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट। भैया क्रोकोडाइल्स होते हैं रेप्टाइल, सरीसृप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं, और इन सरीसृपों के पास 4 कक्षीय हृदय होता है। ये जो 4 कक्षीय हृदय है, नॉर्मली सरीसृपों के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, बट क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है, तो इनके पास 4 कक्षीय हृदय होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रोकोडाइल्स होते हैं इनके अंदर नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हमें यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ऑर्गेनिजम्स दैट फॉल अंडर किंगडम डैश। बताइए इनमें से किसके अंदर जो कौन से जो किंगडम है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो फंजाई के अंदर मिलेगी। देखो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ मोनेरा ऐसा किंगडम है जो क्या है, जो आपका प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, उसके अंदर हम लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट मिलेगी। तो मोनेरा क्या है, हमारा एक ऐसा आपका किंगडम है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएमआई इज बेस्ड ऑन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो किसने किया था भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो एक्सपेरिमेंट्स थे। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम है हमेशा फैराडे का नाम ध्यान रखिएगा, और फैराडे के साथ हेनरी, ठीक है। तो हेनरी और फैराडे इन दोनों ने मिलके क्या किए थे, इन्होंने हमारे लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है हाँ ये रहा, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैम ये जो प्लैंक और फर्मी है इनके क्या काम थे, तो प्लैंक जो है ना वो क्वांटम थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उन्होंने हमें क्वांटम थ्योरी दी थी। जो एनरिको फर्मी है उन लोगों ने हमको रेडियो एक्टिविटी के बारे में, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसके बारे में उन्होंने हमको बताया था,
ठीक है, कि हम अल्फा पार्टिकल्स के माध्यम से जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो ये लिख भी लो, क्वांटम थ्योरी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आइंस्टीन जी, भाई ये तो नाम ही अपने आप में काफ़ी है। ठीक है, तो आइंस्टीन जी का स्पेशल रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी, E=mc², ठीक है, ये आपके जो इनसे रिलेटेड हो जाते हैं। रदरफोर्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इनको कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका एग्जिस्टेंस इन्होंने बताया था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इनसे रिलेटेड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज डैश ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन देयर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब मेरे पास कोई भी ठोस है तो ठोस को मैं कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकती हूँ। देखिए, कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक है कि वो उसका जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो एकदम स्ट्रक्चर में है कि नहीं। तो अगर वो एकदम सटीक, हर बार आप उसको देखोगे तो हमारे एक स्पेशल स्ट्रक्चर वो फॉलो करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और अगर उसका रैप हैजर्ड है सब कुछ, कि कहीं भी कुछ भी सामान रखा हुआ है, कहीं भी कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एमॉर्फस। तो आपका जो भी सॉलिड्स होते हैं ना, ये सिर्फ दो तरीके के स्ट्रक्चर में क्लासिफाई किए जाते हैं, उनके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एटम्स के आधार पे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आपसे किस तरीके से पूछा जा रहा है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं कंडक्ट करते, उस आधार पे उसको कंडक्टर या नॉन कंडक्टर कहेंगे। अगर उनके अंदर मेटल वाली प्रॉपर्टीज हैं तो उसको मेटलिक कहेंगे, मेटल वाली प्रॉपर्टीज नहीं होंगी तो नॉन मेटलिक कहेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी तो मैग्नेटिक कंडक्टर, मैग्नेटिक सॉलिड्स कहेंगे, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी नॉन मैग्नेटिक सॉलिड्स कहेंगे। समझे? तो यहाँ पे आपसे पूछा किस आधार पे गया, आपको आंसर उसी के आधार पे करना होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के आधार पे हम डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, विटिकल्चर रेफर्स टू। विटिकल्चर का मतलब क्या होता है? तो भैया विटिकल्चर जो होगा ना, ये हमेशा किससे रिलेटेड होगा? क्या ये सिल्क वॉर्म की खेती है? नहीं, रेशम के कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। अच्छा, सेरिकल्चर से रिलेटेड एक राजा है, ठीक है, टीपू सुल्तान, उसने इंडिया के अंदर सेरिकल्चर को काफी प्रमोट किया था। वाइन की जो खेती होती है उसको हम अंगूर की जो खेती होती है उसको हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। अंगूर का जो खुद का साइंटिफिक नेम है दैट इज विटीज ओनली। ठीक है, तो इसी वजह से विटिकल्चर उसी से वर्ड बन के आया है। नेक्स्ट आ जाता है, वेजिटेबल्स की जो ग्रोइंग होती है उसको ओलेरीकल्चर कहते हैं। ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश का जब आप पालन करोगे तो पिस्सी कल्चर के अंदर करते हो। और अगर आप फिश की जगह एक्वेटिक एनिमल्स का पालन करते हो, एक्वेटिक एनिमल्स का पालन करते हो, तो उसको आप लोग क्या कहते हो? एक्वा कल्चर कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो सोल्यूशन और सोल्यूट के बारे में ट्रू नहीं है? तो यहाँ पे देखिए क्या है, देखो सोल्यूशन क्या होता है, ये मेरे पास एक कोई भी कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मेरे पास एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब जिसके अंदर किसी चीज को घोला जाए, जैसे मान लो मेरे पास है नींबू पानी, तो पानी उसके अंदर सॉल्वेंट है और नींबू उसके अंदर घुल गया तो वो सल्यूट हो गया। ठीक है, तो नींबू होगा वो क्या है? वो क्या है आपका? सल्यूट है, नींबू इज सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या है, आप सोल्यूशन और सल्यूट के बारे में आपको इसमें से सही बात बतानी है। पहला है, पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट सेटल डाउन एट बॉटम व्हेन सोल्यूशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब आप सोचो, आपने नींबू पानी बनाया, क्या थोड़ी देर बाद नींबू नीचे बैठ जाता है? नींबू का रस, बेसिकली नींबू रस, क्या वो नीचे बैठ जाता है? क्या वो विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं अगर आप उस थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो? मैम बिल्कुल नहीं, वो तो उसके अंदर ही घुले रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ, है ना। हमसे नॉट ट्रू पूछा है, ध्यान रखिएगा, गलत कौन सा ही पूछा है। एक सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस का मतलब कि आप जितनी चम्मच नींबू पानी पियोगे आपको हर बार सेम टेस्ट आता है या अलग अलग टेस्ट आता है? कहोगे मैडम एक बार अगर बना दिया, एक ग्लास में जितनी घूंट पानी पियेंगे हर बार सेम ही आएगा। तो वो समांगी मिश्रण है, हाँ, हर अंग में सेम है ना, तो होमोजेनस है। तो यस, ये बात बिल्कुल ट्रू है। पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आईज। यहाँ पे जो भी क्या आप नींबू के रस के कण जो हैं उनको अपनी नग्न आंखों से देख सकते हो कि यहाँ पे ये रहा पानी के अंदर छुपा हुआ नींबू का रस दिख रहा है? नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन जो होता है ना, सोल्यूशन के लिए हमेशा जो पार्टिकल साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर से हमेशा कम होगा पार्टिकल का साइज, जिसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। लास्ट आ जाता है, पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो इनमें से अगर जैसे नींबू पानी में से अगर आप लाइट रे को पास करोगे ना, आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कण इतने बड़े है ही नहीं कि लाइट उससे टकरा के जो आप
अपना रास्ता दिखा सके। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंटल। भैया बताओ मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो जिसकी वजह से हम जमीन पे गिरी हुई पेंसिल को उठा सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब आप जमीन से गिरी हुई पेंसिल उठा रहे हो तो खुद गिरना नहीं है। अगर खुद गिरना नहीं है और नीचे से पेंसिल भी उठानी है तो आपका अपना बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और बैलेंस बना के रखने के लिए हमने ब्रेन का कौन सा पार्ट पढ़ा था, सेरिब्रम की सेरिबेलम। ध्यान करो, ड्रम से रिलेट हो रहा है वर्ड ब्रम, है ना। तो ये ड्रम जैसा जो पार्ट है वो क्या है, शरीर हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट सेक्शन है। ठीक है, लार्जेस्ट सेक्शन है। और सेरिबेलम, बेलम क्या है, बैले डांस, याद है। तो बैले डांस में बहुत अपने पैर के अंगूठे पे नाचने के लिए भाई साहब बहुत बैलेंस चाहिए। तो वही क्या है, नीचे जमीन से गिरी हुई पेंसिल उठाने के लिए खुद बिना गिरे हमें सेरिबेलम की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, लास्ट आ जाता है आज का क्वेश्चन। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का यदि आप फॉर्मूला देखोगे तो आप लोग क्या कहोगे कि मैम ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाता है इसमें हम देखेंगे, देखो सिंपल सी चीज है आप लोगों को कि जब भी कोई भी आपसे ऐसा पदार्थ पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कैल्शियम आ गया, कैल्शियम के साथ आपका बाइकार्बोनेट का आयन आया। अब कैल्शियम की खुद की वैलेंसी होती है +2, बाइकार्बोनेट होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस हो जाता है। ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। अब इसमें देख लो हाइड्रोजन कितने, भैया एक कैल्शियम है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं। ठीक है, कितने, 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस कितने, एटम्स कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट होप सो थोड़ा सा स्पीडी नेचर में मैंने इसको कराया और आप लोग इसको अच्छे से कर पाए होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग SLV क्लासेस।